स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल फ़ोन से स्टडी में। तो कैसे हो आप सब ठीक है ना? मैं भी ठीक हूँ यहाँ पे, बिल्कुल चिंता करने की कोई बात नहीं है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 8 का चैप्टर 3 रूलिंग द कंट्री साइड हिस्ट्री का। कौन से सब्जेक्ट का? हिस्ट्री का। वेरी गुड, मतलब तुम्हें पता है। पार्ट 1 देखा है? नहीं देखा तो यार पहले वो देख लो, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पार्ट 1 जाके देख लो पहले। तो स्टार्ट करते हैं, कर सकते हैं ना। तो जैसा कि चैप्टर का नाम था रूलिंग द कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब मैंने पार्ट 1 में भी बताया था, क्या था? रूरल एरियाज। क्या था? रूरल एरियाज। रूरल एरियाज का मतलब होता है ग्रामीण इलाके। ठीक है, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, हेडिंग है, वो क्या है? वो है द प्रॉब्लम। अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा था वो पढ़ा था कौन सा? एक वो पढ़ी थी हमने, कॉन्सेप्ट पढ़ा था परमानेंट सेटलमेंट का। याद है मैंने जो बोला था? वैसे याद कैसे रहेगा यार, तुमने तो पहली वीडियो देखी नहीं अभी तक यार। पहले वो देख के आओ ना, पहले वो देखोगे तब ये समझ में आएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ लेते हैं। नहीं देखी तो बुक में से तुम बाद में रिवाइज कर लेना। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। द जमींदार्स आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लैंड। अब देखो, कंपनी ने कहा था कि लैंड की मतलब जमीन की इंप्रूव को, लैंड को इंप्रूव करने में आपको क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट का मतलब निवेश करना है। ठीक है, इन्वेस्ट करना है। लेकिन द जमींदार्स वर नॉट इन्वेस्टिंग इन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लैंड। कि वो जो जमींदार थे वो नहीं कर रहे थे। क्या नहीं कर रहे थे? इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। किसमें? इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लैंड। लैंड की क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी को हिंदी में कहते हैं गुणवत्ता। क्या कहते हैं? गुणवत्ता। वेरी गुड। तो उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने में क्या नहीं कर रहे थे? निवेश नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते थे। रेवेन्यू फिक्स्ड वाज टू हाई फॉर द जमींदार। अब जो रेवेन्यू तय किया गया था परमानेंट सेटलमेंट के तहत, मैंने उसमें भी, उस वीडियो में भी एक एग्जांपल दिया था कि अगर कंपनी ने कहा कि आपको इस तारीख तक 10,000 रुपए जमा करने हैं। कितने? 10,000। और अगर आप उनके पास कितने लेके गए? 7,000। तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने कितना बोला है? उन्होंने 10,000 बोला। अब वो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इतने करे नहीं करे। उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने आपको इतना बोला था करने के लिए। अगर आप उससे कम लेके जाते हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उसके तहत वो क्या कर सकते हैं? वो आपकी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं और आपकी जमींदारी छीन सकते हैं। तो आगे बढ़ सकते हैं। द रेवेन्यू फिक्स वॉज टू हाई। जो रेवेन्यू तय किया गया था वो बहुत ही टू हाई, मतलब बहुत ज्यादा था। ठीक है, फॉर द जमींदार्स, जमींदारों के लिए ज्यादा था। अब देखो, एज लॉन्ग एज दे कुड अर्न बाय गिविंग आउट देयर लैंड टू टीनेंट्स। अब देखो इसमें और ये तब तक था, और ये कब तक था? जब तक दे कुड अर्न बाय गिविंग आउट देयर लैंड टू टीनेंट्स। टीनेंट्स का मतलब कौन? किसान। कौन? किसान। वो अपनी जमीन किसे देते थे खेती करने के लिए? किसानों को, जो भूमिहीन श्रमिक थे। कौन? भूमिहीन श्रमिक, जिनके पास अपनी जमीनें नहीं होती। ठीक है, यह आपने पहले भी पढ़ा होगा। तो उससे उनको अर्निंग हो रही थी। अर्निंग का मतलब होता है कमाना, पैसा कमाना, उसको अर्निंग कहते हैं। दे कुड अर्न बाय गिविंग आउट देयर लैंड टू टेनेंट्स। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इंप्रूविंग द लैंड। वो अपनी जो जमीनें थी वो किसानों को खेती करने के लिए तो दे रहे थे, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं थे। नॉट इंटरेस्टेड इन इंप्रूविंग द लैंड। लेकिन वो भूमि सुधार करने में क्या नहीं थे? इंटरेस्टेड नहीं थे। नॉट इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। ऑन द अदर हैंड, और वहीं दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी तरफ। इन द विलेजेस, गांव में, द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव। कल्टिवेटर का मतलब कौन होता है? कल्टिवेटर का मतलब होता है जोतदार। कौन होता है? जोतदार। हिंदी में से क्या कहते हैं? जोतदार। ये आपका कॉन्सेप्ट है। अगर जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए ये, इसीलिए मैं उनके लिए लिखवा रहा हूँ ये वर्ड। और जो इंग्लिश मीडियम है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए तो मैंने इंग्लिश में लिख ही रखा है। तो द कल्टिवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑपरेसिव। जो जोतदार थे उनको जो ये सिस्टम लगा वो क्या लगा? एक्सट्रीमली ऑपरेसिव लगा। ऑपरेसिव का मतलब दमनकारी। क्या? दमनकारी। अब आगे बढ़ते हैं। अ न्यू सिस्टम इज डिवाइज्ड। और इन सब चीजों को लेकर जो ये जो मतलब जो इनसिक्योरिटी और ये जो अनइंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उनको लग रहा था, उसके लिए उन्होंने एक
सिस्टम, एक नया सिस्टम डिवाइस किया। डिवाइस का मतलब होता है तैयार करना, तैयार किया, ठीक है। बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का मतलब है कि 1801 से लेकर 1899 तक। कब तक? 1899 तक। ये आपकी होती है 19th सेंचुरी। तो many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed। कई सारे जो कंपनी ऑफिशियल्स थे, ऑफिशियल्स यानी कि जो गवर्नर थे, यानी कि और भी जो कंपनी के जो और भी एम्प्लॉयज थे, उनका क्या मानना था? वर कन्विंस, वो कन्विंस थे किसको लेकर? दैट द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू हैड टू बी चेंज। वो चाहते थे कि ये जो सिस्टम है ना रेवेन्यू का, आय अर्जित करने का कंपनी का, ये क्या होना चाहिए? ये बदलना चाहिए, चेंज होना चाहिए। अगेन चेंज्ड अगेन टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंसेस। क्यों? क्योंकि खर्चे बढ़ते जा रहे थे, कंपनी के जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे थे वो बढ़ते जा रहे थे, और उस हिसाब से उनकी इनकम जनरेट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उतना वो दे ही नहीं पा रहे थे। कौन? जमींदार लोग उतना पे नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से जो उनकी खर्चे थे, ग्रोइंग एक्सपेंसेस यानी कि बढ़ते हुए खर्चे, वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? आगे। आगे का मतलब कहीं जाना नहीं है, यहीं पे रहना है, और इस टॉपिक में थोड़ा आगे चलते हैं। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? महालवाड़ी सेटलमेंट। क्या है? महालवाड़ी सेटलमेंट। अब देखो दोस्तों, इसमें जो एक वर्ड आया है महाल, इस महाल का मतलब क्या है? इस महाल का मतलब है विलेज। क्या है? विलेज। विलेज मतलब गांव, ठीक है। कोई शहर मत बोलना, गांव होता है इसका मतलब। अब देखो महालवाड़ी सेटलमेंट। अब देखो, द कलेक्टर्स वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। कलेक्टर्स का मतलब कौन होता है? कलेक्टर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो क्या करता है? रेवेन्यू को कलेक्ट करता है। क्या करता है? रेवेन्यू को कलेक्ट करता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कलेक्टर, ठीक है। वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो कहाँ गया? गांव से गांव तक, मतलब वो हर गांव गया। फ्रॉम विलेज टू विलेज, यानी ऐसा नहीं था कि वो अपने गांव से दूसरे गांव गया, ऐसा नहीं था। वो गांव, कई गांव गया वो। और वो गांव जाने का क्या रीजन था? टू एस्टिमेट। एस्टिमेट का मतलब होता है आकलन करना। क्या होता है? आकलन करना। आकलन करना, या फिर आप अगर थोड़ा और इजी वर्ड में, अगर हिंदी में अगर आपको और थोड़ा इजीली जानना है तो इसका मतलब होता है पता करना, ठीक है। आकलन करना है, पता करना है। एस्टिमेट वर्ड का मीनिंग बता रहा हूं मैं। द लैंड रेवेन्यू, क्या पता करने गया? लैंड रेवेन्यू को, कि जमीन पर जो लगान मिल रहा है, मतलब जो पैसा आ रहा है वो कितना है। दैट ईच विलेज हैड टू पे, कि एक गांव में कितना लैंड रेवेन्यू बाकी है या कितना उन्हें पे करना है अभी, ठीक है, और कितना उन्होंने पे कर दिया है, ठीक है। तो इसका पता लगाने के लिए कौन जाता था? एक कलेक्टर को भेजा जाता था, जो कंपनी का ही एक अधिकारी होता था। अधिकारी यानी कि एम्प्लॉय। तो अब आगे बढ़ते हैं। द चार्ज ऑफ कलेक्टिंग द रेवेन्यू एंड पेइंग इट टू द कंपनी वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन। अब देखो, ये जो चार्ज था, चार्ज मतलब हो गया जो काम, मतलब ये जो एक तरह से विभाग था, इसको आप ऐसे मान लो डिपार्टमेंट की तरह, विभाग की तरह, कि जो ये कलेक्टिंग द रेवेन्यू, जो पैसे कलेक्ट करने का जो काम था ना, कलेक्टिंग द रेवेन्यू, इनकम, जो पैसे जो जमीन से वो प्राप्त करते थे, एंड पेइंग इट टू द कंपनी, और जो ये पैसे कलेक्ट करके किसको पे करेगा? किसको पे करेगा? कंपनी को। वो काम अब किसको दे दिया गया? वॉज गिवन टू द विलेज हेडमैन। विलेज हेडमैन का मतलब गांव का मुखिया, ठीक है, गांव का मुखिया, रेदर देन द जमींदार। पहले ये किसके काम था? ये पहले जो ये काम था वो कौन करता था? वो जमींदार करता था। जिसके जो हमने इससे पहले जो सेटलमेंट पढ़ा था, कौन सा सेटलमेंट पढ़ा था? परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा था, जो 1793 में लागू किया गया था गवर्नर जनरल द्वारा, बंगाल के गवर्नर जनरल द्वारा। तो उसमें क्या था? जो जमींदार था वो रेवेन्यू को कलेक्ट करता था और उसे पे करता था कंपनी को। लेकिन अब ये काम किसको दे दिया गया? अब ये काम इसको दे दिया गया, विलेज हेडमैन को, मुखिया को। दिस सिस्टम केम टू बी नोन एज द महालवाड़ी सेटलमेंट। और इस सिस्टम को, जो ये सिस्टम था, इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया महालवाड़ी सेटलमेंट। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? वो कह रहा था मनरो सिस्टम। अब देखो ये मनरो सिस्टम क्या था, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
द न्यू सिस्टम दैट वाज डिवाइस्ड केम टू बी नोन एज द रैयतवाड़। अब देखो कंपनी ने पहले परमानेंट सेटलमेंट बनाया, ठीक है, उसके बाद कौन सा सेटलमेंट बनाया, वो जब नहीं ढंग से काम किया, जमींदारों से जमींदारी छीन ली गई, उसके बाद कौन सा महालवाड़ी सेटलमेंट बनाया। महालवाड़ी सेटलमेंट में भी कुछ कमियां लगी, अब इन्होंने एक और बंदोबस्त बनाया। अब देखो मनरो सिस्टम क्या था, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। दैट वाज डिवाइस्ड, डिवाइस्ड का मतलब पहले मैंने बता रखा है, मतलब तैयार किया। केम टू बी नोन एज द रैयतवाड़। अब जो ये जो नई सिस्टम तैयार की गई इसको रैयतवाड़ कहा गया। क्या कहा गया, रैयतवाड़ या फिर रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी सिस्टम कह सकते हो या फिर रैयतवाड़ कह सकते हो, ठीक है, ये दोनों सिमिलर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इट वाज ट्राइड ऑन अ स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। देखो इससे जो ये जो रैयतवाड़ी सिस्टम था ना, इसको सबसे पहले ट्राई किया था किसने, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने। किसने, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने, और वो भी बहुत ही छोटे पैमाने पर। स्मॉल स्केल का मतलब होता है छोटा पैमाना, ठीक है, और वहीं इधर अगर लार्ज स्केल लिखा रहता तो उसका मतलब क्या होता, बड़ा पैमाना। तो ये कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा इसे छोटे पैमाने पर क्या किया गया था, ट्राई किया गया था, मतलब कोशिश की गई थी इसको शुरू करने की। अब आगे बढ़ते हैं। इट वाज सब्सिक्वेंटली डेवलप्ड बाय थॉमस मुनरो। अब देखो इसको बाद में जाके इसको डेवलप्ड किया गया इस सिस्टम को, तो किसने किया था इस सिस्टम को डेवलप, थॉमस मुनरो ने, ठीक है, इसीलिए इस सिस्टम को मुनरो सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब देखो थॉमस मुनरो सिस्टम, तो ये उनके नाम पर बाद में ये सिस्टम का नाम रखा गया। विच वॉज ग्रेजुअली एक्सटेंडेड ऑल ओवर साउथ इंडिया। और ये जो सिस्टम था ये कहाँ एक्सटेंड हुआ, एक्सटेंड का मतलब विस्तार हुआ, विस्तारित हुआ, तो ये विस्तारित हुआ धीरे धीरे ऑल ओवर साउथ इंडिया। साउथ इंडिया आपका जो आज का साउथ इंडिया, अगर आप साउथ इंडिया की बात करो तो उसमें आपका आता है तमिलनाडु, कर्नाटका और भी कई सारे स्टेट्स आते हैं, लेकिन आप बेसिकली जो साउथ इंडिया है उन स्टेट्स के बारे में सोचो, तो ये वहीं पर क्या हुआ, डेवलप्ड हुआ, बढ़ा, एक्सटेंड हुआ, विस्तारित हुआ। अब देखो रैयतवाड़ी सिस्टम एंड इट्स प्रॉब्लम। हमने रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में जाना, अब इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं और इसके प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं। द सेटलमेंट हैड टू बी मेड डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स। अब ये जो सेटलमेंट था रैयतवाड़ी सेटलमेंट, ये डायरेक्टली मेड मतलब बना था डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स या फिर राइट्स कह लो, रैयत, ठीक है। कल्टीवेटर्स का मतलब मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था, जोतदार। क्या बताया था, जोतदार। हु हैड टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशन, जिसने जनरेशन से, जनरेशन मतलब पीढ़ियों से इस जमीन पर खेती की थी, तो उनसे अब डायरेक्टली क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। कौन से सिस्टम में, रैयतवाड़ी सिस्टम में। परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, उसमें एक जमींदार होता था बीच में, मध्यस्थ के रूप में, मिडिलमैन के रूप में, लेकिन यहाँ कोई मिडिलमैन नहीं था। इसमें डायरेक्टली कौन था, इसमें डायरेक्टली कल्टीवेटर्स थे। कल्टीवेटर्स जोतदार कह लो या फिर किसान, रैयत कह लो, ठीक है, उनसे डायरेक्टली कनेक्शन हो गया था कंपनी का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम रैयतवाड़ी सेटलमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम पर डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। तो ब्रिटिश शुड एक्ट एज पैटर्नल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द राइट्स अंडर देयर चेंज। अब देखो ब्रिटिश जो थे कंपनी के, उनको एक्ट करना था, शुड एक्ट, उनको एक्ट करना चाहिए था उस टाइम एज पैटर्नल फादर फिगर्स प्रोटेक्टिंग द राइट्स अंडर देयर चार्ज। अब देखो जो राइट्स थे, राइट्स यानी कि कल्टीवेटर्स या फिर किसान मान लो। कल्टीवेटर्स का मीनिंग मैंने अभी भी आपको बताया था, जोतदार। तो राइट्स जो थे वो क्या कर रहे थे, राइट्स की जमीन थी, जमीन, वो भूमिहीन श्रमिकों को जमीन दे रहे थे और उस पर क्या कह रहे थे कि आप इस पर इसकी खेती करो और हम आपको क्या देंगे, पैसे, और बदले में जो सुरक्षा का वही जो भी वादा होता है वो करते थे। पैटर्नल फादर का मतलब होता है कि पैतृक संपत्ति के रूप में। अब जैसे वो बोलते थे कि अगर आप इस खेत में खेती कर रहे हो, कृषि कर रहे हो, तो ये आपकी पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति मतलब दादा परदादा की जमीन है, तो वो उनकी थी भी, राइट्स की थी, लेकिन उस पर जो लगान वसूलते थे वो कौन वसूलते थे, वो ये वसूलते थे ब्रिटिश लोग, ठीक है, ब्रिटिशर्स। तो अंडर देयर चार्ज, और चार्ज किनका होता था, इनका ही होता था चार्ज, ठीक है, इसलिए ये ऐसा कह रहे थे। टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड, इनकम को बढ़ाने के लिए, जो जमीन से जो इनकम बढ़ाने के लिए रेवेन्यू ऑफिशियल्स फिक्स टू हायर रेवेन्यू डिमांड। अब जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे, मतलब जो इनकम
जो इनकम बढ़ाने वाले अधिकारी थे, ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी, फिक्स्ड टू हाई रेवेन्यू डिमांड। अब उसने ना, उन्होंने क्या किया, जो रेवेन्यू की जो डिमांड थी, मांग थी, उसको और भी बढ़ा दिया, ठीक है। और इससे प्रॉब्लम और ज्यादा क्रिएट हो गई। देखो प्रॉब्लम कैसे हुई, पीजेंट्स वर अनेबल टू पे। अब देखो इन्होंने ये जो टू हाई कर दिया इसको, रेवेन्यू डिमांड को, इससे क्या हुआ, पीजेंट्स जो थे वो अनेबल हो गए। अनेबल मतलब नहीं कर पाए। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे, वो पैसे चुकाने में क्या हो गए, असमर्थ हो गए। अनेबल का मतलब होता है असमर्थ, असमर्थ यानी कि जो काम हम नहीं कर सकते। तो इनके पास जब उतनी फसल का उत्पादन ही नहीं होता था, तो ये पैसा कहां से देंगे, किसको, इनको अधिकारियों को। तो किसान भी इसमें फंस गए थे। राइट्स फ्लड द कंट्री साइड, और जो राइट्स थे, जोतदार या फिर किसान, रैयत जो थे, रैयत, उन्होंने क्या किया, फ्लड द कंट्री साइड, उन्होंने फ्लड कर दिया। फ्लड का मतलब छोड़ दिया, वहां से चले गए। कहां से, कंट्री साइड से वो चले गए, डर के मारे भाग गए। क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर हमने इनकी कीमत, मतलब जो इन्होंने लगान बोला, अगर हमने नहीं चुकाया तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे घर बार तोड़ सकते हैं, परिवार वालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इससे अच्छा उन्होंने समझा कि हम ये जगह ही छोड़ के चले जाते हैं। तो उन्होंने कंट्री साइड को क्या किया, कंट्री साइड मैंने पहले ही बताया था, रूरल एरियाज होते हैं। क्या होते हैं, रूरल एरियाज। तो इन्होंने उस एरिया को छोड़ दिया। एंड विलेजेस, और साथ ही गांव को भी, बिकेम डेजर्टेड इन मैनी रीजन्स, और कई क्षेत्रों में जो गांव थे वो खाली हो गए। क्यों खाली हो गए, क्योंकि सारे जो किसान थे और रैयत थे वो भाग गए गांव से, डर के मारे। क्योंकि उनको पता था अगर हमने लगान नहीं चुकाया तो वो आके हमें पकड़ेंगे और फिर जो हमारा हाल होगा वो पता ही है सबको। तो ठीक है, फिर आगे चलते। क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब देखो, क्रॉप्स का मतलब होता है फसलें, क्रॉप्स का मतलब क्या होता है, फसल। और यूरोप तो आपको पता है, यूरोप एक महाद्वीप है। क्या है, महाद्वीप है। तो यूरोप, ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये कौन से महाद्वीप से आए थे, यूरोप से आए थे। कहां से, यूरोप से। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ रहे थे। द ब्रिटिश परस्यूडेड और फोर्स्ड कल्टिवेटर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया टू प्रोड्यूस अदर कॉमर्शियल क्रॉप्स। अब देखो, जितने लोग यहां से भाग गए और जितने वहां बच गए, यानी कि वो लोग बचे जिनके पास थोड़ी अच्छी संपत्ति थी, थोड़े अच्छे खासे परिवार से थे, वो बच गए। और जो बिल्कुल गरीब तबके के लोग थे वो जगह ही छोड़ के चले गए। क्योंकि उन्हें पता था कि हम कीमत नहीं चुका सकते, लगान नहीं चुका सकते, तो हम यहाँ नहीं रह सकते, हमारी सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो ब्रिटिश परस्यूडेड और फोर्स कल्टिवेटर्स, उन्होंने ना परस्यूडेड किया, राजी किया, किन्हें, कल्टिवेटर्स को, जोतदारों को, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया, कई जगहों पर। वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया का मतलब भारत के कई जगहों पर उन्होंने कल्टिवेटर्स को और मंजूर किया, फोर्स्ड किया, टू प्रोड्यूस अदर कॉमर्शियल क्रॉप्स। उन्होंने कहा कि आप ना, ये गेहूं चावल तो ठीक है, आप इसके अलावा कॉमर्शियल क्रॉप्स का भी उत्पादन करो। कॉमर्शियल क्रॉप्स का मतलब होता है व्यापारिक फसलें। क्या होता है, व्यापारिक फसलें, जिससे व्यापार किया जा सके। अब देखो, वो व्यापारिक फसलें क्या थी वो मैं अब आपको बताता हूं। चलिए दोस्तों, अब कॉमर्शियल क्रॉप्स की बात करते हैं। वो कौन से कॉमर्शियल क्रॉप्स थे जिनको उगाने के लिए जो ऑफिशियल्स थे वो किन्हें कह रहे थे, कल्टिवेटर्स या फिर रैयतों को। अब देखो, उन्होंने जूट का उत्पादन करने के लिए कहा, जूट की फसल करने के लिए कहा। कहाँ पे, बंगाल में, ठीक है। टी की फसल आसाम में। कहाँ पे, आसाम में। आज भी जो सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन जो होता है, अगर आप वर्ल्ड लेवल पे भी देखो तो उसमें भी टॉप में आता है कौन सा, ये टी, आसाम। हमारा जो एक इंडियन स्टेट है आसाम, वहां पर टी का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, चाय का उत्पादन। शुगर केन यानी कि गन्ना। क्या, गन्ना। इन द यूनाइटेड प्रोविंसेस, यूपी, आज का जो हम उत्तर प्रदेश कहते हैं उसको उस टाइम में क्या कहा जाता था, उसको उस टाइम में कहा जाता था यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है। और उस पर वहां पर किस चीज का फसल उगाने के लिए कहा, शुगर केन का, गन्ने का उत्पादन करने के लिए कहा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हीट इन पंजाब, और उन्होंने कहा कि पंजाब में कहा कि आप गेहूं का उत्पादन करो, क्योंकि वहां की जो प्राकृतिक जो जलवायु है वो थोड़ी गेहूं के उत्पादन के अनुकूल है, ठीक है। इस वजह से उन्होंने कहा कि आप जो पंजाब के जो किसान हैं, जो रैयत है, वो किसका उत्पादन करें, व्हीट का। कॉटन इन महाराष्ट्र, कॉटन यानी कि सूत, कपास। क्या, कपास की खेती कहां पे होती थी, महाराष्ट्र और पंजाब में, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु थी वो इसके उत्पादन के अनुकूल थी। अनुकूल यानी कि
उसके अकॉर्डिंग थी कि अगर आपको कपास का उत्पादन करना है तो महाराष्ट्र और पंजाब की जो जलवायु है, जो वेदर कंडीशंस है, वो इसके अनुकूल है। राइस इन मद्रास, और साथ में चावल का उत्पादन कहाँ करने के लिए कहा? मद्रास में। मद्रास आज का जो हम चेन्नई तमिलनाडु कहते हैं वो वाला मद्रास, ठीक है, उस टाइम में मद्रास कहते थे। दे यूज्ड अ वैरायटी ऑफ मेथड्स फॉर इंक्रीजिंग कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। अब देखो, दैट दे नीडेड, उन्होंने ना कई तरह के मेथड्स अपनाए। मेथड्स यानी कि विधियां, क्या अपनाए? विधियां अपनाई। फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उन्होंने कई विधियों को क्या किया? यूज किया। वैरायटी ऑफ मेथड्स दैट दे नीडेड, जिनको उनकी आवश्यकता थी, जिन्हें उनकी आवश्यकता थी। अब देखो, वन सच क्रॉप वाज इंडिगो, उन्हीं में से एक फसल थी, उसका नाम था इंडिगो। इंडिगो का मतलब नील, मतलब नील, ठीक है, नील का उत्पादन करने के लिए कहा। ये कहाँ कहा था मैं आपको ये भी बताऊंगा। विच हैड अ ग्रेट वर्ल्ड वाइड डिमांड, और इस इंडिगो की डिमांड जो थी वो बहुत ही वर्ल्ड वाइड डिमांड थी। वर्ल्ड वाइड डिमांड मतलब दुनिया भर में इसकी डिमांड थी, और इसको नील कहते हैं। और नील का मतलब यहाँ जो नील है वो वही नील है जो हम और आप अपने कपड़ों को नीला करने के लिए यूज करते हैं। आप अपने घर में जब आप डिटर्जेंट से अपने कपड़ों को धो लेते हैं तो उसके बाद जो आप उसमें नील डालते हैं, अब वो कोई सा भी कंपनी का ब्रांड, उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन नील नील होता है, और उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडिगो कहते हैं। और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्होंने किसानों को बोला कि अब आप इंडिगो की खेती करिए, इसकी खेती करिए। क्यों करें इसकी खेती? क्योंकि विच हैड अ ग्रेट वर्ल्ड वाइड डिमांड, क्योंकि दुनिया भर में इसकी बहुत ही बड़ी डिमांड थी, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं खत्म होता है, और आप सबसे विनती है, गुजारिश है, और एक दोस्त के नाते एक सिफारिश है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर समझ में आया हो तो लाइक एंड शेयर तो जबरदस्त कर ही दो बस, ठीक है। इतना ही चाहता हूं मैं, और कुछ नहीं। और फिर आप पार्ट 3 करेंगे तो उसमें मिलते हैं। ओके, बाय।